ठीक है। ये हल्द्वानी तक आपका जो मैदानी भाग है, यहाँ तक शिवालिक और मध्य हिमालय क्या है, एक दूसरे से सट रखे हैं एक दूसरे से, तो गैप नहीं है। गैप नहीं है तो दून घाटी नहीं है। जैसे ही हल्द्वानी पार होता है, समझ गए ना, शिवालिक अपना रास्ता बदल लेती है, वो चली जाती है कहाँ को, नीचे की ओर। वो कहाँ को चली जाती है, नीचे, दक्षिण की ओर खिसक जाती है। जबकि जो आपका मध्य हिमालय है वो अपनी जगह स्थिर है। ठीक है। इस वजह से इस क्षेत्र में यहां पर फिर शिवालिक ऐसे टूटी फूटी भी है। इस क्षेत्र में अलग अलग दून बन जाते हैं। समझ गए ना, दून घाटियां इसलिए बनती हैं क्योंकि जो शिवालिक है वो मध्य हिमालय को छोड़ देती है। शिवालिक क्या करती है, मध्य हिमालय से दूरी बना लेती है, तो उसके कारण गैप बन गए। जहां गैप है वहां समतल भूमि है। समझ गए ना, ये जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच बनने वाली आपकी भौगोलिक संरचनाएं हैं, इन्हीं को दून घाटी। वैसे आप भूगोल में इनकी परिभाषा पढ़ते होंगे, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच समतल घाटियों के रूप में निर्मित होते हैं, सर्दियों में अत्यधिक सर्द और गर्मियों में अत्यधिक गर्म होते हैं, उन्हें दून घाटी कहा जाता है। ठीक है। ये दून जहां भी बनेंगे वो दून शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच बनेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आपका ये जो दून घाटियां हैं वो बन जाएंगी। फिर उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद फिर बृहद और फिर फ्रांस। तो जब दक्षिण से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो ऐसे बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि तराई क्या होती है या गंगा का मैदान क्या है। एक ही बात है, क्योंकि बहुत फर्क है नहीं, थोड़ा ऊंचाई का फर्क है, बस हो गया। ठीक है। अगर इन दोनों क्षेत्रों को देखोगे तो दोनों ही क्षेत्र आपको कैसे नजर आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी एक जैसे। ठीक है। ये मिला होता है ऐसे, ये यहां पर उत्तर प्रदेश है इसीलिए गैप दिखाई दे रहा है तो यही पट्टी उत्तर प्रदेश में चला जाता है। बिजनौर जिला है जो उत्तर प्रदेश का, समझ गया ना, वो नहीं तो ये मिला होता है ऐसे, क्योंकि हमें गैप इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है बल्कि किसका है, उत्तर प्रदेश का। नहीं तो ऐसे समतल पट्टी एक मिली होती। समझ गया ना। तराई का मतलब है आपका जलोढ़ मिट्टी से निर्मित समतल मैदान। कैसी, जलोढ़ मिट्टी के समतल मैदान। ठीक है। जलोढ़ मतलब ऐसी मिट्टी जो जल द्वारा लाई गई है, नदी के पानी द्वारा या बाढ़ द्वारा जो लाई गई है, उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अब जो इधर वाला हिस्सा है इसे हम गंगा का मैदान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण करा है गंगा ने। किसने करा है, गंगा नदी ने। समझ गया ना। और अपेक्षाकृत इससे ऊंचा है तराई से, है तो सेम, दोनों में ही क्या मिलेगी, जलोढ़। जलोढ़ में भी कौन सी वाली मिट्टी, दोमट। दोमट में दो मिट्टी होती है, एक कौन सी होती है, एक होती है आपकी बलुई मिट्टी और एक होती है चिकनी या काप मिट्टी, बहुत ही महीन कण वाली। जो चिकनी मिट्टी होती है वो बहुत ही महीन कण, जो बलुई मिट्टी होती है उसमें हल्के हल्के दाने किसके होते हैं, बालू के होते हैं। उन दोनों से मिलकर के बने होने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी। क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी। ये दोनों ही दोमट मिट्टी के क्षेत्र हैं। दोनों क्या है, दोमट मिट्टी के क्षेत्र हैं। गंगा का मैदान भी और ये भी। ये थोड़ा ऊंचा है, मैंने बोला ये थोड़ा क्या है, जल भराव वाला क्षेत्र है, ये जल भराव वाला क्षेत्र नहीं। ठीक है, इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, सेम बनावट है। समझ गया ना। लेकिन फिर भी हमने भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे गंगा का मैदान कह दिया, इसे क्या बोल दिया है, तराई बोल दिया है। ठीक है। तो तराई का निर्माण हुआ है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ में भी कौन सी वाली, दोमट। समझ गया ना। इस दोमट मिट्टी की जो आपकी विशेषता ये होती है वो ये है कि ये मिट्टी क्या होती है, महीन कण वाली होती है। महीन कण वाली है
तो इस मिट्टी में आपके क्या जो जलधारण क्षमता वगैरह है, समझ गया ना, वो औसत से ठीक ठाक रहेगी, मतलब औसत से ऊपर रहेगी, समझ गया ना। और दूसरी चीज ये है कि ये तराई का समतल मैदान है। अगर आपकी कोई नदी यहाँ बह रही है तो उस नदी का जल प्रवाह इधर उधर किया जा सकता है, यानी कि इन क्षेत्रों में आसानी से सिंचाई संसाधनों का विस्तार किया जा सकता है। दूसरा, ये बहुत हाइट में है, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ये क्या है, नीचे है, समझ गए ना, समुद्र तल से ऊंचाई कम है, तो यहां पर अगर आप नलकूप वगैरह खोदोगे तो आसानी से पानी निकल आएगा। पाताल तोड़ कुएं बोलते हैं जिनको, समझ गए ना, कम गहराई में ही पानी निकल आएगा। तो सिंचाई संसाधन भी है, मिट्टी भी उपजाऊ है, समझ गए ना, नई मिट्टी होती है हर साल, ठीक है। मिट्टी का नए और पुराने के आधार पर भी विभाजन है, बांगर और खादर, बांगर और खादर, ठीक है। बांगर ऐसी मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी थी लेकिन कई सालों से चेंज नहीं हुई। अब देखो कहीं पर बाढ़ का स्तर हर साल अलग अलग होता है ना, इस साल बाढ़ ज्यादा है, पानी ज्यादा है, बारिश ज्यादा है तो जलभराव बड़े क्षेत्र में होगा, कम है तो कम क्षेत्र में होगा। अब बड़े क्षेत्र में दो साल पहले चढ़ा था पानी, 1-2 साल से नहीं चढ़ा है, तो वहां की मिट्टी क्या हो गई होगी, 2 साल पुरानी हो गई ना। तो पुरानी मिट्टी का जो क्षेत्र होता है उस मिट्टी को बोलते हैं बांगर। जहां नई मिट्टी बीज गई उसे क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी, समझ गए ना। बांगर क्योंकि आपने ज्यादा उपयोग कर ली होगी, इसलिए उसमें आप उतनी ज्यादा क्षमता उसकी नहीं बची होगी, उर्वरक क्षमता। खादर नई मिट्टी है तो उसकी उर्वरक क्षमता क्या होगी, अभी पूर्ण उर्वरकता के साथ होगी, समझ गए ना। उसमें आप कोई भी फसल उगाओगे तो वो आसानी से उगेगी, कम खाद की जरूरत होगी, उसमें थोड़ा ज्यादा खाद की जरूरत होगी, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया है, बांगर और खादर। तराई की जो मिट्टी होती है उन्हीं का नए और पुराने के आधार पर नामकरण है। नई मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। खादर का मतलब क्या है, नई मिट्टी, और बांगर का मतलब क्या है, पुरानी मिट्टी। बांगर का मतलब क्या है, खादर का मतलब नई मिट्टी, ठीक है। ये विभाजन है। तो ये किससे बना, महीन कणों से, ठीक है। लेकिन नदी अपने साथ केवल नई महीन कण काट काट के नहीं ले जाती पहाड़ों से, उसमें तो सब होता है, समझ गया ना। नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से उतरती है बरसात के समय, सामान्य स्थिति में तो अपने मार्ग में ही बहती है वो। जब बारिश का बरसात का समय होता है तो वो कई जगहों से क्या कटान करके भी लाती है, समझ गया ना। उसकी जो धाराएं होती हैं उसमें कई सारा मलबा लाती है, समझ गया। और शिवालिक मैंने क्या बोला, बहुत तेजी से कटने वाली आपकी श्रृंखला है, जिसमें थोड़ा भी बरसात होता है तो भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन के कारण सारा मलबा घाटी में पहुंच जाता है, घाटी में नदी में बाढ़ होती है तो वो बहा करके कहां ले जाती है उसको, नीचे। उसमें छोटे आपके पत्थर भी होते हैं, मीडियम साइज के पत्थर भी होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर भी नदी ले आती है सबको नीचे मैदान की तरफ। इसलिए ले आती है क्योंकि पहाड़ में नदी बिल्कुल सदी हुई होती है, 2 घाटियों के बीच बह रही होती है, धारा कहीं बढ़ती नहीं है, एक ही धारा होगी, क्योंकि 2 पहाड़ों के बीच बहेगी तो क्या होगी, ना इधर को फैल सकती है ना इधर को, एक ही धारा में होगी, तो संगठित प्रभाव होगा उसका, तो उसकी परिवहन क्षमता क्या होगी, ज्यादा, चीजों को ज्यादा ले जाने की क्षमता होगी। दूसरा कारण क्या है, पर्वत, समझ गया ना। अब बारिश हो रखी है कहाँ, यहाँ बृहद हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई से पानी आ रहा है, यहां आते आते कितना मीटर है, 700 मीटर समुद्र तल से, 4 किलोमीटर स्लोप में भी तो चली है नदी, तो स्लोप तो अपने आप क्या गुरुत्वाकर्षण है या नहीं है, बताओ। ऊपर कोई चीज छोड़ोगे तो लुढ़कता हुआ कहां चला जाएगा, नीचे। तो नदी को तो बहुत हार्ड वर्क करना ही नहीं पड़ता है पहाड़ों में, क्योंकि नदी को स्लोप होता है, चीजें आसानी से लुढ़क जाती है, तो इसीलिए मोटा मध्यम महीन सब बहा करके ले जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नदी खुलती है, कहां खुलती है, मैदान में। यहां पहाड़ से आई थी तो कैसी धारा थी, पहाड़ से आई थी तो ये धारा थी संगठित, पहाड़ से ऐसे आ रही थी ये, ठीक है, अपने साथ बहुत सारा मलबा लाई। अब जैसे ही पहाड़ खत्म हुए, मैदान शुरू हुआ, तो नदी कैसे फैल गई है, ऐसे,
ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो अभी संगठित बह रही थी और एक अचानक क्या आ गया, फैलाव। तो इसकी संगठित मतलब फैलाव होने से शक्ति क्या हो गई, कम। दूसरा क्या, अभी तक ऐसे बह रही थी, अब किस में आ गई है, समतल। समझ गया ना, अभी तक ऐसे आ रही थी ना, ऐसे उतर रही थी नीचे की तरफ, अब कैसे इस क्षेत्र में आ गई है, ऐसे। तो ये वाला जो आपका क्या, इसे गुरुत्व के कारण एक क्या मिल जा रहा था, ताकत मिल जा रही थी, वो भी अब क्या हो गई है, सीमित हो गई। ठीक है, अब प्रवाह भी धीमा पड़ गया है और संगठन भी क्या, फैल गया है। तो होगा क्या, नदी जिन बड़े मध्यम आकार के बोल्डरों को लाई होगी, उन्हें इसी क्षेत्र में छोड़ना शुरू कर देगी। इनको बोलते हैं जलोढ़ शंकु। समझ गया ना। और जलोढ़ शंकु के साथ जो लगी हुई पट्टी होती है पूरी, जिस क्षेत्र में नदी फैली है, समझ गया ना, वो पूरी की पूरी पट्टी पड़ जाती है किससे, इन मोटे कंकड़ पत्थरों से। समझ गया ना। तो मोटे कंकड़ पत्थरों से ढकी हुई ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं, भावर। ये नदी लाई है अपने साथ क्या, मोटा मलबा लाई है ना। हाँ, तो ये पूरा क्षेत्र, वहां नदी इन पहाड़ों के पीछे से आई होगी, जब तक यहां तक आई वहां तक तो उसे स्लोप भी क्या मिल रहा था, तीव्र मिल रहा था, और दूसरा क्या, नदी इकट्ठी भी थी। तो वहां तो बहा लाई आसानी से, लेकिन जैसे इसकी शक्ति खत्म हुई नदी की, नदी ने मोटी भारी चीजें छोड़ना शुरू कर दिया। तो भारी चीजें जहां तक छोड़ेगी वो क्षेत्र कहलाएगा भावर। क्या कहलाएगा, भावर। यहाँ मिट्टी नहीं मिलेगी आपको, क्या मिलेंगे, कंकड़ पत्थर। समझ गया ना, रोखड़ ही रोखड़ मिलेंगे पूरे, ऐसे ही पटा होगा। समझ गया ना। जो बड़ी नदी है वो तो अपनी मुख्य धारा में आ जाएगी, जब क्या होगा, बरसात उतरेगा, पानी उतरेगा। तो जो छोटी नदियां हैं, समझ गया ना, जो बरसाती नाले हैं, वो गायब हो जाएंगे, इन कंकड़ पत्थरों के नीचे रिस जाएंगी। ठीक है। और नदी इसके बाद अगली जो मैंने बताया वो तराई बनाएगी। क्यों, क्योंकि मोटा तो यहां रुक गया ना, और वहां क्या रुकेगा, बालुई, जो थोड़ा भारी है। समझ गया ना। और उसके साथ कौन सा वाला, जो हल्का कण है, सबसे महीन कण, वो भी। ठीक है। नदी की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है युवा अवस्था। युवा अवस्था होती है पहाड़ों में, जहां वो कटान करती है। एक होती है प्रौढ़ावस्था, जहां वो क्या करती है, मोटा निक्षेप छोड़ती है। एक होती है वृद्धावस्था, जहां पर नदी जाकर के किसी बड़ी जलराशि, महासागर या सागर से मिल रही होती है। जैसे ही वहां मिलती है तो नदी उस बड़े से पानी में क्या जाकर के शांत हो जाती है। तो वहां सारा महीन कण जो नदी के साथ गंदला जो घुला हुआ पानी होता है, वो बैठ जाता है। वैसे तो हमें मिट्टी महसूस नहीं होती ना, जब बरसात का पानी हम बाल्टी में भरते हैं, मिट्टी महसूस होती है नहीं, घुली होती रहती है ना, मटमैला होता है पानी। लेकिन आधा घंटा एक घंटा हम बाल्टी को स्थिर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, बैठ जाता है ना सारा। समझ गया ना। तो नदी का जो मलबा है, महीन कण वाला घुला हुआ, वो जाकर के उस हिस्से में बैठ जाता है जहां नदी महासागर के साथ मिल रही होती है। तो धीरे धीरे वहां भी भरान होता है। वहां जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। समझ गया ना। जैसे पहाड़ से उतरेगी वहां बनाएगी जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु के साथ लगे हुए क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, भावर। क्या बोलते हैं, भावर। भावर के ठीक नीचे, समझ गया ना, से लेकर के समुद्र तट तक के पूरे क्षेत्र में नदी जो आपका भरान करेगी, वो कौन सी मिट्टी होगी, बालू, दोमट मिट्टी। समझ गया ना। बालू के साथ चिकनी काप मिट्टी, मतलब थोड़ा कीचड़ भी होगा, थोड़ा बालू भी होगी, मिक्स होगा। ठीक है। और डेल्टाओं तक क्या पहुंचता है, केवल महीन वाली मिट्टी पहुंचती है बस। समझ गया ना। इसीलिए डेल्टाई मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं। जैसे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के मैदान है। बिहार, उत्तर प्रदेश के मैदान क्या हो जाएंगे, थोड़ा उससे कम। समझ गया ना। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो आपका क्या भावर का क्षेत्र है, उसमें कुछ होगा ही नहीं। इसमें पूरे आपको जंगल ही जंगल मिलेंगे। पूरे क्या मिलेंगे, जंगल। समझ गया ना। जैसे आपके यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है, जो भावर है आपका, जो पूर्व का जो भावर है, पूर्व का जो भावर है, ठीक है, यहां तक आप देखोगे ना, पूरा भावर लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा होगा। ये पट्टी में कितना चौड़ा होगा, 10 से 12 किलोमीटर।
ठीक है, जब आप एकदम शिवालिक को पार करोगे तो भाबर शुरू हो जाएगा। उस क्षेत्र में केवल आपको क्या नजर आएगा, पत्थर बिछे हुए, जैसे अभी नदी में दिखाया ना मैंने पत्थर बिछे हुए, वैसे ही मिलेंगे पूरे क्षेत्र में। समझ गए ना, जब आप यहाँ से उतरते हो, समझ रहे हो, तो टनकपुर से पहले एक समान तल तो आ जाता है, लेकिन उसमें पत्थर ही पत्थर लगे होते हैं, है ना, तो वो उपजाऊ नहीं है, इसीलिए लोगों की बसावट नहीं है। कैसे बसेंगे लोग बसाव, समझ गए ना, हर साल वहां क्या इतना मलबा आ रहा है, लोग बह नहीं जाएंगे उसमें, समझ गए ना। दूसरा, कृषि कहाँ करेंगे, लोगों की बसावट तो वहां हुई जहां कृषि के लिए अनुकूल दशाएं थी, तराई में बसे लोग, भाबर में नहीं बसे। एक बार के लिए एक साल साफ भी कर दोगे तो अगले साल तो फिर वही हो जाना है ना वहां पर, इसीलिए भाबर उपजाऊ नहीं है, कृषि योग्य नहीं है, समझ गए ना। इनमें पाए जाते हैं वन, समझ गए ना, और ये वन होते हैं बहुत शानदार। कौन से वाले वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय आपके जो नम पर्णपाती वन, क्योंकि आर्द्रता भी काफी रहती है, क्योंकि समतल तो है ही, जल स्रोत तो है इनमें काफी, दलदल भी है, समझ गए ना, लेकिन क्या है, मिट्टी कंकड़ पत्थर बड़ी मात्रा में, समझ गए ना, इसीलिए वृक्षों के लिए तो अच्छी जगह है ये, ठीक है। इसीलिए तो पूरी इस भाबर में आपको क्या मिलती है बताओ, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यही तो है, समझ गया ना। यहां शारदा नदी से लेकर के इधर आपकी गोला नदी तक पूरी पट्टी क्या मिलेगी, पूर्व में नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, पूरी पट्टी नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां तक, यहां पूर्व में शारदा नदी से लेकर के पश्चिम में कहां तक, गोला नदी तक, समझ गया ना। इससे नीचे की फिर पट्टी आपके हल्द्वानी के आसपास की पट्टी है, ठीक है। फिर अगली पट्टी कहां चले जाती है, कोटद्वार यूपी में, कोटद्वार के नीचे यूपी में, कोटद्वार के ऊपर सॉरी उत्तर प्रदेश, ऐसे अगली फिर हरिद्वार में, ठीक है। अगली वाली फिर अगली वाली यहां से हरिद्वार, ये भाबर है पूरा, ठीक है। तराई क्या है, महीन कणों का निक्षेप है, भाबर क्या है, भारी कणों का निक्षेप, मोटे कणों का निक्षेप क्या कहलाता है, भाबर, ठीक है। ये लगभग 30 किलोमीटर तक चौड़ी है, कितना, ये भाबर कितना, 10 से 12 किलोमीटर, ठीक है। भाबर में मलबा ज्यादा होने का कारण क्या बताया मैंने, हिमालयी नदियों द्वारा अपने साथ लाया गया निक्षेप, क्योंकि हिमालय में नदियां काफी वेग में होती हैं, एक तो संगठित धारा, दूसरा क्या, ढलान, दो कारण, इसीलिए नदी की परिवहन क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, समझ गया ना। और जब वो नीचे उतरती है तो उसमें कुछ भी आए सबको बहा कर ले जाएगी। मैदानों में इतनी परिवहन क्षमता नहीं रह जाती नदी की, एक तो नदी की धारा फैल जाती है, दूसरा क्या, स्लोप भी खत्म हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए पहाड़ों से आया हुआ जितना भी मलबा होता है, ये आपके शिवालिक पहाड़ खत्म होते ही क्या होता है, बेच जाता है, इसलिए पहाड़ से सट करके ये पट्टी क्या बन गई है, भाबर बन गई, जो दूसरी भू आकृति है उत्तराखंड की। पहली कौन सी है, तराई। तराई तो समतल मैदान है, उपजाऊ, समतल, समझ गया ना, सुविधाजनक, सब कुछ है यहाँ पर, समझ गया ना। भाबर थोड़ा क्या हो जाते हैं, थोड़ा इनसे कठिन हो जाते हैं, क्योंकि उपजाऊ नहीं होते, लेकिन प्राकृतिक वनस्पतियों के उत्पादन के लिए, प्राकृतिक वनस्पतियों यानी कि जंगलों के लिए ये बहुत सुरक्षित और फलने फूलने वाले क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद जो ऊपर की तरफ आता है वो क्या है, शिवालिक। ऊपर की तरफ जो आया वो क्या है, शिवालिक। यहाँ तो शिवालिक सटी हुई है, यहाँ फिर ये शिवालिक कट गई, ठीक है, यहाँ पर शिवालिक ऐसे कट गई है, और फिर शिवालिक यहाँ पर मिल गई इसके साथ एक बार दोबारा, फिर दूर चली गई है, ये काली वाली जो लाइन है ये क्या है, शिवालिक। शिवालिक भी 10 से 15 किलोमीटर ही चौड़ी है,
शिवालिक भी क्या है, दस से इनकी चौड़ाई भी इतनी, ऐसे चौड़ाई, लंबाई तो जितना हिमालय होगा उतनी है, क्योंकि लंबाई में कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, चौड़ाई में कम हो जाती है, समझ गए ना, चौड़ाई में काफी सक्रिय है ऐसे, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सटी हुई है किसके साथ, मध्य हिमालय के साथ, यहाँ कोई गैप नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पर बने हुए ये गैप दिख रहे हैं ना, ये गैप, ये क्या है, दून घाटियां, ठीक है। दून जो मैंने बताया कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो क्या बन जाते हैं, गैप बन जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, दून घाटी। क्या बोलते हैं, दून घाटी, ठीक है। ऐसे ये दून है, अलग अलग नाम है। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कोटा दून, क्या बोलते हैं, कोटा दून, पाटली दून, ये दोनों ही नैनीताल में है। कोटा दून बिल्कुल हल्द्वानी से लगा हुआ है, उसके बाद फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन शुरू हो जाता है, पाटली दून, ठीक है। यहां पर जो दून है इन्हें बोलते हैं कोठारी दून, और एक को बोलते हैं आपका चौखम, क्या बोलते हैं, चौखम, ठीक है। और सबसे बड़ा दून है कौन सा, देहरादून, लगभग आपका 75 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है। ये सबसे बड़ा दून है, ये आपका भारत का भी सबसे बड़ा दून है। आगे जैसे पंजाब हरियाणा में भी दून बनेंगे छोटे, इतना बड़ा दून कोई भी नहीं है, क्योंकि शिवालिक तो ये सोच लो कि आपके पाकिस्तान से शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान से पंजाब आएगी, पंजाब से ये कहाँ आई, हरियाणा उत्तराखंड में आई, उत्तराखंड से नेपाल जाएगी, नेपाल से कहाँ, सिक्किम जाएगी, सिक्किम से भूटान के तल में जो आपका दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहां जाएगी, वहां से असम में खत्म होगी तीस्ता नदी तक। असम में जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है तीस्ता, वहां से शुरू हो जाती है, समझ गए ना। और कहाँ खत्म होगी, पाकिस्तान में जाकर के खत्म होगी, सिंध नदी, समझ गए ना, इतनी लंबी है। तो उत्तराखंड में ये जगह जगह पर मध्य हिमालय को छोड़ देती है, उससे दूर चली जाती है, तो उन दोनों के बीच के गैपों को क्या बोला जाता है, दून घाटी। दून आपके तराई की तरह ही क्या होते हैं, काफी उपजाऊ होते हैं। एक तो समतल है, समतल होने से क्या हो गया, समुद्र तल से हाइट कम हो गई तो उमस रहेगी, गर्मी थोड़ा ठीक रहेगी। दूसरी वजह क्या है, दोनों तरफ से, इधर नीचे साइड से इस वाले ढलान से शिवालिक में कटान होगा, उत्तर वाले ढलान से मध्य हिमालय से, दोनों तरफ से जो कटान होगा ना वो आकर के यहां जमा होगा, तो उसके कारण यहां पर जो निक्षेप है वो ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है। एक वजह यह है कि इन क्षेत्रों में क्या है, ये कटोरे नुमा है, समझ गया ना, ऐसे है ना, तो यहां से पास होने के लिए कुछ है ना यहां से पास होने के लिए कुछ है, ठीक है। इसलिए यहां पर जो भी वाष्पोत्सर्जन होता है वो ऊपर होता है और वहीं पर क्या कर देता है, बारिश। गर्मियों के सीजन में इन दोनों में क्या होता है, 2 बजे के बाद जैसे ही उमस बढ़ेगी रोज क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, इसीलिए इनका मौसम हो जाता है सुहावना, समझ गया ना। बारिश भी है, गर्मी भी है, समझ गया ना, और जीवाश्मों से युक्त मिट्टी भी है, इसीलिए चावल की कृषि के लिए ये दून क्या माने जाते हैं, सर्वोत्तम, फेमस है देहरादून। किसके लिए, बासमती चावल के लिए, है या नहीं है, समझ गया ना। तो इनका क्लाइमेट भी बहुत शानदार है, समझ गया ना। यहाँ वन उगने की संभावना भी क्या है, बहुत जबरदस्त। आपको पता है ना, उत्तराखंड में देहरादून को वन नगर भी तो कहा जाता था, अब तो राजधानी बनने के बाद सारे वन क्या हो गए, साफ हो गए इस क्षेत्र में, नहीं तो कभी ये क्या कहलाता था, वन नगर। अभी भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस में है, पाटली दून में है ना, किस में है, पाटली दून में। तो वहां पर वनों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन जाती है, ठीक है। आज इतना ही कर रहे हैं, कल निपटाएंगे इसको, ठीक है।